ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को शेयर स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने हैं। यूनिट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे। शेयर स्ट्रेंथ यूनिट थोड़ी हमारी लंबी चली है, तो आज हमारा क्वेश्चंस हमें करना है। तो अराउंड मैं आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा शेयर स्ट्रेंथ के। अब ये जो मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इवन 100 से भी ज्यादा, क्योंकि स्टिल मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ये तो थोड़े बहुत अभी लिए हैं, ये अराउंड 70-80 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं और क्वेश्चन इस फाइल में 70-80 क्वेश्चन से मैं और क्वेश्चन डालूंगा इसके अंदर, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। बोलोगे सर वो तो आप हर बार बोलते हो, तो मैं बोलूंगा अच्छा ना, जो कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है उसको कॉम्प्लिकेटेड बोल देता हूं ताकि आप लोग उसको तरीके से पढ़ लो। चलो चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग। अभी ये अराउंड 80 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद हम लोग मैं और क्वेश्चंस में डालूंगा और फिर बोलूंगा, मतलब एट द एंड यार मैं आपको साफ साफ खुला बोल रहा हूँ, स्टेज 2 में आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, ना कॉन्सेप्ट के लिए पढ़नी है, ना कोई ऑब्जेक्टिव। किताब को बिल्कुल साइड में उठा के रख देना, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, आपको किसी भी किताब में उतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं। कोई भी किताब उठा लेना आप, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, उतने क्वेश्चन आपको उसमें भी नहीं मिलेंगे। तो फिर उनको उठाने से फायदा क्या है, जब उन किताबों में क्वेश्चंस ही कम होंगे आपसे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि शेयर स्ट्रेंथ के मैं आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, किसी भी किताब में आपको शेयर स्ट्रेंथ के 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। कोई भी किताब उठा लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, देखो 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, शेयर स्ट्रेंथ के पेपर भी नहीं मिलेंगे। कॉल कौन पे आ रहा है, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। शुरुआत में थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला टेस्ट देखो, व्हेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। सबसे पहली बात तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि भैया सर आपने हमें बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए। कौन कौन सा टेस्ट पढ़ाया मैंने आपको? डायरेक्ट शेयर टेस्ट पढ़ाया था, ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ाया था, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ाया था, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बाद मैंने आपको सारे टेस्ट का प्रोसीजर बताया। हमें टेस्ट में बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक एक टेस्ट एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, तो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट में जो मैंने आपको टेस्ट कराया था, वो कौन सा टेस्ट था भाई साहब? व्हेन शेयर टेस्ट। अगर हम व्हेन शेयर टेस्ट की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन शेयर टेस्ट जनरली क्ले सॉइल्स के लिए यूज किया जाता है, और क्ले सॉइल्स में भी पहली बात तो व्हेन शेयर टेस्ट किस में काम आता है? वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए काम आता है कि नहीं सर? व्हेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले सॉइल। व्हेन शेयर टेस्ट जनरली सॉफ्ट क्ले जो होती है, लाइक मरीन क्ले जो होती है, उसके लिए हम इसको सैंड के लिए कंडक्ट नहीं करते हैं। व्हेन शेयर टेस्ट इज ओनली यूज्ड फॉर सॉफ्ट क्ले। क्ले में भी कौन सी? सॉफ्ट क्ले, ठीक है। तो ठीक है, व्हेन शेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। इन्होंने एज सच तो लिखा नहीं, क्लेम लेकर इन्होंने सिंपल सा दे दिया कि भैया व्हेन शेयर टेस्ट आपका शेयर स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने के काम आता है, और कौन से सॉइल के? कोहेसिव सॉइल के। तो एज सच इन्होंने सॉफ्ट क्ले नहीं लिखा या मरीन क्ले नहीं लिखा, बट एनीवेज हमें तो पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। सबसे पहली बात तो कोहेजनलेस सॉइल होती क्या है भाई? कोहेजनलेस सॉइल क्या होगी आपकी? सैंड, ग्रेवल। कोहेजनलेस सॉइल कौन सी है? सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं क्वेश्चन की तरफ देखूंगा भी नहीं। इन्होंने एक चीज आपसे पूछी है, जब हम लोग शेयर स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या करा था? एक ऐसा सॉइल मास लेकर रखा था जिसमें एक्स डायरेक्शन में भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहा था, वाई डायरेक्शन में भी प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा था। हमने क्या करा, जनरली हमने देखा कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के केस में ऊपर से भी ऊपर से भी फोर्स लगता है और साइड से भी फोर्स लगता है। फिर हमने एक ऐसा सॉइल मास लिया जिसमें एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा था, वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा था। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा था उसको हमने मान लिया सिग्मा एक्स, और वाई डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा था उसको हमने मान लिया था सिग्मा वाई। कहीं पर भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा था। फिर इनके कारण मैंने आपको मोर सर्कल ड्रॉ करके दिखाया था। जब हमने डिफरेंट सैंपल्स के डिफरेंट मोर सैंपल्स प्लॉट कर लिए थे। मोर सैंपल किस किस के पीछे प्लॉट होता है? शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में जब हमने डिफरेंट सैंपल्स का प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिटरमाइन करे, जिसको हम बोलते हैं लाइक नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो हमने क्या करा था? एक कर्व बनाया था। उस कर्व की वजह से हमें शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स मिले थे। एक तो कोहेजन मिला था, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमें मिला था एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जो कोहेजन होता है ना, वो जनरली क्ले सॉइल के लिए यूज होता है। जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ना, वो ओनली सैंड और ग्रेवल के लिए यूज होता है। दैट मींस जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है फाई, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का जो रोल होता है ना, ये जनरली होता है किस किस में? या तो बिल्कुल कोहेजनलेस सॉइल हो। अब देखो इसके क्वेश्चन में क्या लिखा है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। अब कोहेजनलेस सॉइल मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि कोहेजनलेस सॉइल के लिए जो जिस
शेयर स्ट्रेंथ कोहेजनलेस सॉइल की जिस पैरामीटर पे डिपेंड होती है वो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन पे डिपेंड नहीं करता। वहीं पर अगर मैं सिल्ट की बात करूं, क्ले की बात करेंगे तो कोहेजन पे डिपेंड है, सैंड की ग्रेवल की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, सिल्ट की बात करेंगे तो वो कोहेजन पे भी डिपेंड है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर भी डिपेंड है। मेरे को बहुत टाइम लगा आपको शेयर स्ट्रेंथ पढ़ाने में, बट ठीक है हम लोगों ने एक चीज कवर करी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड ऑन, अच्छा इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, चलो एनीवेज आगे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। देखो shear strength of cohesionless soil depends on, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं shear strength का मुझे फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे सर C प्लस सिग्मा tan फाई। अब अगर सर आप बात कर रहे हो कोहेजनलेस सॉइल की तो कोहेजनलेस सॉइल में तो कोहेजन 0 होता है तो ये वैल्यू बन जाएगी सिग्मा tan फाई। अब ध्यान से देखना, इन्होंने बहुत अच्छी चीज लगी। अगर मैं आपसे पूछूं शियर स्ट्रेंथ में सिग्मा क्या होता है, बोलोगे सर आप इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है सर? इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। सर इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, बट जो कोहेजनलेस सॉइल होती है उसमें तो पोर प्रेशर डेवलप होगा नहीं क्योंकि पानी उसमें ड्रेन हो जाता है। अब ध्यान से देखना, मैंने जो आपको शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला बताया है अकॉर्डिंग टू मोर्स कॉलम थ्योरी, मोर्स कॉलम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था शियर स्ट्रेंथ का। मोर्स ने अपना अलग फार्मूला दिया था और कूलम्स ने मोर्स की हेल्प करके दोनों को ऐड कर दिया था और हमें फाइनली शियर स्ट्रेंथ का फार्मूला आता है C प्लस सिग्मा tan फाई। अब ध्यान देखना, इन्होंने ये जो फार्मूला दिया ना, फिर क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस का कांसेप्ट आया तो उन्होंने इस टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया था। बट कोहेजनलेस सॉइल जो होती है ना, कोहेजनलेस सॉइल में तो पानी आपका ड्रेन हो जाता है। जब वॉइड्स के बीच का पानी ड्रेन हो जाएगा तो हमें क्या पता रहता है कि शियर स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में ये जो सिग्मा रहता है ये इफेक्टिव स्ट्रेस रहता है। बट भाई साहब ये इफेक्टिव स्ट्रेस आप तब लोगे जब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड है उस वॉइड में आपका पानी है। जब पानी रहेगा तभी तो वॉइड पोर प्रेशर डेवलप होगा। बट कोहेजनलेस के केस में आपका पानी ड्रेन हो जाता है और पोर वाटर प्रेशर रहता ही नहीं है, तो क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, नॉर्मल स्ट्रेस में। तो ध्यान से देखना, जो कोहेजनलेस सॉइल होगी ना उसके केस में आपको यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस। तो ध्यान रखना ये इफेक्टिव स्ट्रेस का कांसेप्ट किसमें, जहां पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो, लाइक क्ले में करता हूं तो क्ले में क्या होता है, पानी रिटेन हो जाता है और पानी जब रिटेन होगा और क्ले सॉइल के ऊपर हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और उसी के कारण ड्रेनेज होता है। तो ये चीज आपको पता लग गई होगी कि कोहेजनलेस सॉइल की जो डिपेंड होती है वो किस पे होती है, नॉर्मल स्ट्रेस की। और वहीं पर कोहेसिव सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ डिपेंड होती है, भाई कोहेजनलेस की तो नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड है और कोहेसिव की जो चिपकती है लाइक क्ले उसी किस पर डिपेंड है, इफेक्टिव स्ट्रेस पर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The shear strength theory applicable to C5 soil। अबे C5 का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मोर कॉलम्स ने। किसने दिया था, मोर कॉलम्स थ्योरी ने। अच्छी तरह पहले हमने मोर पढ़ी थी, फिर मैंने आपको कॉलम थ्योरी बताई, फिर मैंने मोर कॉलम थ्योरी को ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने आपको बताया कि तरजागी जी अपना इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लेके आए। फिर हमने क्या करा कि जहां पर पहले मोर्स और कॉलम ने शीयर स्ट्रेंथ में टोटल स्ट्रेस यूज करा था, उस टोटल स्ट्रेस को हमने नॉर्मल स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस को हमने आपका इफेक्टिव स्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया था। तो जो C5 कांसेप्ट लेके आया था वो कौन लेके आया था, मोर्स कॉलम थ्योरी। इजी क्वेश्चन है बट आते हैं एग्जाम में। क्या एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। आपके एसएससी जे के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्या बात कर दी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब ये कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बताओ। द इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये क्या होता है, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ना उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ओनली 45 डिग्री होती है। इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, क्योंकि आपकी मैंने देखा बुक्स में एक चीज लिखी भी नहीं है। जो फाई होता है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकती है आपकी 45 डिग्री। हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस करा था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोर स्ट्रेस सर्कल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ।
आओ इधर आओ। सबसे पहली बात, अगर हम मोर सर्कल की बात करते हैं, अगर हम लोग मोर सर्कल की बात करते हैं तो मोर सर्कल तो हम बहुत सारे केसेस का बनाते हैं। किस किस केस का मोर सर्कल बना सकते हैं? कोई बॉडी है जिस पर ओनली एक डायरेक्शन में सिग्मा एक्स या एक डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा है, और कौन सा केस हो सकता है? जिसके दोनों डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रहे हो, लाइक सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, है ना? ऐसे ले लो, या सिग्मा वन या सिग्मा थ्री, कुछ भी ले लो, है ना? एक्स तो इधर लो, सिग्मा एक्स इसको कोई बात नहीं। और क्या हो सकता है कि सर इनके साथ ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लो ये सिग्मा वन है, ये सिग्मा टू है, और इन्हीं के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है। बट जनरली अगर मैं आपसे शियर स्ट्रेंथ की बात करूं, देखो ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि मोर सर्कल जो ड्रॉ हो सकता है ना, वो बहुत अलग अलग केसेस में हो सकता है। मोर सर्कल इस केस का भी ड्रॉ हो सकता है, इस केस का भी ड्रॉ हो सकता है, इस केस का भी ड्रॉ हो सकता है, या फिर ओनली बॉडी पर शियर स्ट्रेस लगी हुई है, इसका भी मोर सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर ओनली एक डायरेक्शन, बहुत सारे केसेस का मोर सर्कल ड्रॉ हो सकता है। हां, अगर आप हमसे ये पूछो भाई साहब कि इन शियर स्ट्रेंथ, अगर आप हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछोगे ना कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मोर स्ट्रेस सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल आर, अगर आप शियर स्ट्रेंथ में हमसे बात करोगे, क्योंकि जब हम तो भैया सॉम भी पढ़ते हैं, हम तो सॉइल भी पढ़ते हैं, हम तो सॉम भी पढ़ते हैं, हम सॉइल भी पढ़ते हैं, तो सॉम में हमने सारे केसेस पढ़ते हैं, और आपने यहाँ पर कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करा कौन सा केस है। बट हाँ, सिंपल सी बात है, अभी तो मैं आपको शियर स्ट्रेंथ ही करा रहा हूं, तो इस बंदे का जो मतलब है ना, वो इस केस से है। समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से देखना, तो इसने आप, क्योंकि हम शियर स्ट्रेंथ में ना ये केस पढ़ते हैं, ना ये केस पढ़ते हैं, ना ये केस पढ़ते हैं, हम शियर स्ट्रेंथ को इस केस से लेके चलते हैं, लेके चले थे हम लोग। बोलोगे हाँ सर, तो मुझे इसका मोर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जब मैंने मोर सर्कल ड्रॉ करा, क्या करा हमने, ये मानो सॉइल मास बना लिया हमने, सिग्मा वन मेजर, और ये हो गया आपका सिग्मा थ्री माइनर। हमने मान लिया सिग्मा वन मेजर है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा थ्री आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्योंकि जब शियर स्ट्रेंथ की बात होती है तो मुझे ओनली इस केस से मतलब होता है, तो इसको क्वेश्चन को तरीके से लिखना चाहिए था, नहीं लिखा कोई बात नहीं। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको पता, उसने इसलिए सोच के डाला कि भाई शियर स्ट्रेंथ पढ़ रहा है तो फिर इसी केस को डिस्कस करेगा ना, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अब हम आइए बात डिस्कस करें इसका मोर सर्कल कैसे बनाते हैं, मैं फटाफट बना के दिखाता हूं। देखो मोर सर्कल मैंने आपको बनाना सिखा रखा है, सिग्मा वन लो एक्स एक्सिस पर, फिर सिग्मा थ्री लो, अब ध्यान से देखना, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होती है हमारे पास डायमीटर। अगर ये सिग्मा वन है, ये सिग्मा थ्री है, ये सिग्मा वन है, ये सिग्मा थ्री, तो अंदर की जो डायमीटर आई वो क्या आई, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, और ये डायमीटर की वैल्यू है। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या आएगी, डायमीटर का हाफ करो, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो ये जो सेंटर है ना, आप देखो इसने क्या पूछा है, समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, हम इस तरीके से मोर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो सेंटर है ना, सेंटर, अब देखो ये डायमीटर की वैल्यू कितना है, सिग्मा वन, भाई देखो मैं फिर बताऊंगा, हड़बड़ी तो नहीं कर रहा मैं भाई, हमने मेजर स्ट्रेस ले लिया, इसके मैंने पूरा आपको शियर, मैंने आपको मोर सर्कल सॉम में भी बनाना सिखाया है और शियर स्ट्रेंथ में भी बनाना सिखाया है। ये पूरा सर्कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, और पूरा प्रोसीजर बताया था कि मेजर स्ट्रेस लो, माइनर स्ट्रेस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आएगा वो डायमीटर ऑफ मोर सर्कल बनती है, तो डायमीटर मोर सर्कल का बन गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री। और अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये अब ध्यान से देखना, इसने आपसे कोऑर्डिनेट पूछे, किसके, इसने आपसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, बहुत ज्यादा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत तरीके से देखना। तो ये बन गई आपकी रेडियस, तो यहां से लेकर अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो क्या रहेगी, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाय थ्री। बट इसने आपसे पूछा क्या है, इसको कोऑर्डिनेट्स चाहिए भाई साहब। कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछूं तो इस पॉइंट पर y एक्सिस कितना है,
आप बोल दोगे सर 0। यहाँ पर क्योंकि y एक्सिस तो है नहीं, क्योंकि हम सब कुछ x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, सेंटर जो है वो x एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है ना, तो y एक्सिस की वैल्यू तो आएगी नहीं। तो y, तो अगर मैं सेंटर, इसने आपसे इस जगह के कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, इसने आपसे रेडियस की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने आपसे रेडियस की वैल्यू नहीं पूछी। अगर मैं इस मोर सर्कल की रेडियस की बात करूंगा ना, तो रेडियस आपकी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 है, बट इसने आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे शाने में। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट के, मान लो ये मोर सर्कल का सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए भाई साहब, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और y एक्सिस कितना है 0, तो 4 0। अब कहने का मतलब ये कि आप हड़बड़ी में क्या करोगे, इसने तो बेवकूफ ने ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, मैं बिना देखे बता दूं इसका आंसर क्या है। पूछो कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट लूंगा ना, तो मोर सर्कल का जो रेडियस होता है वो x एक्सिस पर लाई करता है, और y एक्सिस, x एक्सिस पर y एक्सिस कितना होता है 0। y एक्सिस देखो किस किस में 0 है, एक तो इसमें 0 है और एक इसमें 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू तो होती नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे ऐसे ही, सॉरी ये दो ऑप्शन मेरे बचे हैं, ये दो ऑप्शन मेरे कट गए, ये दो ऑप्शन मेरे कट चुके हैं, क्योंकि y एक्सिस मेरा 0 है ना। और इसने क्या पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर सर्कल का वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y एक्सिस तो 0 है। अब इसने आपको दो ऑप्शन 0 0, अब मैं बोल देता हूं 0 तो है नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू यहां से लेके यहां तक, जैसे यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक की तो वैल्यू कुछ ना कुछ है भाइयों। आप बोलोगे बिल्कुल है भाई, ध्यान से देखना, तो आंसर इसका ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर यहां पर तो आपको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 आ रहा है ना, भैया ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, ये मोर सर्कल की रेडियस है, ये कोऑर्डिनेट्स थोड़ी है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो कोऑर्डिनेट बनती है। अब ध्यान से देखना भाई, ये अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं रेडियस कितनी आई, तो आप बोलोगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, और मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, y तो 0 हो चुका है, बट x की वैल्यू तो है ना ओरिजिन से, तो यहां देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है सिग्मा 3, मतलब यहां तक है ना भाई, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है सिग्मा 3, और यहां से लेके यहां तक रेडियस कितनी है सिग्मा 1 मान, अभी दोनों को ऐड कर दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ध्यान से देखना, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 3/2, क्या करा मैंने, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को और रेडियस को ऐड कर दिया, मेरे पास कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मेरे पास सिग्मा 3 थी, और जो मेरे पास रेडियस है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा ना, तो देखो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1/2 माइनस सिग्मा 3/2, तो ये क्या बन गया सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 3/2, दोनों का डिफरेंस ले लो और आपका ये रहा आंसर। अब मैं कैसे बताऊं आपको लिखने के लिए, आप समझ रहे हो मेरी बात, भावनाएं समझ रहे हो मेरी, ठीक है, काश समझ पाओ तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करूं, द एंगल मेड बाय द फेलियर एनवेलप विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा और ऊपर करता हूं मैं इसको, ध्यान से देखना, द एंगल मेड बाय फेलियर एनवेलप with horizontal in the Mohr circle, क्या होता है एंगल, अब ध्यान से देखना, the angle made by, भाई क्या है, ये रहा shear stress, ये रहा आपका नॉर्मल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस, क्ले है तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, सैंड है तो नॉर्मल स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच हम मोर फेलियर एनवेलप बनाते हैं, द एंगल मेड बाय फेलियर एनवेलप विद द, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इजी क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा तो इजी था, मुझे लगा था कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अब इधर आ जाओ भैया, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देखो, unconfined compression test is generally done on saturated clay for which the apparent angle of shearing resistance, इतना चंट है ना ये, अब मैं आपको बताता हूं क्या चीज है ये भाई, ये क्या है, apparent angle of shearing resistance का मतलब क्या है,
एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। यार इतना चंट है, हम इससे भी ज्यादा चंट हैं क्योंकि हमने एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से पढ़ाया। ध्यान से देखना चंट क्या बोल रहे हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया था डायरेक्ट शियर टेस्ट, सेकंड पढ़ाया था ट्राइएक्सियल टेस्ट, थर्ड पढ़ाया था मैंने आपको अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि ट्राइएक्सियल टेस्ट में हम किसी भी सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, अब वो चाहे क्ले हो चाहे वो सैंड हो। रबड़ ऊपर में हमने सैंपल डाला था, मैंने आपको पूरा परफॉर्म करके बताया था टेस्ट। फिर जब मैंने अपना ट्राइएक्सियल टेस्ट कंप्लीट कर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है? आपका ट्राइएक्सियल टेस्ट का ही एक स्पेशल केस होता है जिसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो सिग्मा 3 होता है। क्या करते हैं हम? एक माइनर स्ट्रेस लगाते हैं, इसको हमने बोला था कन्फाइनिंग स्ट्रेस, फिर हम लगाते हैं एक मेजर स्ट्रेस जिसमें हमने लगाया था डेविएटरी स्ट्रेस, और उस डेविएटरी स्ट्रेस के कारण ही सॉइल फेल होती है। अगर मैं बात करूं आपसे कि कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा 3 जो था हमारा माइनर वाला, उसके से क्या होता है? पानी ड्रेन होता है। ठीक है, सारी बातें छोड़ो, इधर देखो। जब मैं आपसे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट बता रहा था तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट सैंड पर यूज नहीं होता। कोई अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को हम कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है? सैंड और ग्रेवल, उस पर हम टेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम इसमें रबड़ भी यूज नहीं करते हैं। हमने इसमें रबड़ यूज नहीं करा था। हमने जो रबड़ के अंदर सॉइल सैंपल डाला था ना, वो ट्राइएक्सियल टेस्ट में डाला था। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में मैंने सैंपल को रबड़ के अंदर नहीं डाला था। अब अगर मैंने रबड़ के अंदर नहीं डाला है ना, तो फिर वो उसकी जो शेप है वो रिटेन नहीं कर पाती। क्ले की शेप तो रिटेन हो जाती है, बट सैंड की, क्योंकि आपने रबड़ के अंदर डाला ही नहीं सैंपल, तो क्या होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में सैंड, और अगर हम ग्रेवल की बात करें तो उसकी शेप रिटेन नहीं हो पाएगी, टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्ले की तो शेप रिटेन रह जाती है, उसके अंदर क्या होती है? प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, अब इसने पूछा है तो मुझे एक चीज पता लग चुकी है कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी आपका फाइन सॉइल या कोहेसिव सॉइल के ऊपर ही होता है। और जब हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज जनरली डन ऑन सैचुरेटेड क्लेज, क्या बोला? ऐसी क्ले, देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर हम अनकन्फाइंड की बात करें, देखो दो टेस्ट है आपके पास, अनकन्फाइंड टेस्ट और दूसरा है वेन शीयर टेस्ट। दूसरा क्या है आपके पास? वेन शीयर टेस्ट। अगर इन दोनों टेस्ट के बारे में पूछा जाए किसे के दोनों क्ले के लिए होते हैं, तो भाइयों ध्यान से देखना, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जनरली होता है फॉर सैचुरेटेड क्ले, जनरली फॉर सैचुरेटेड क्ले, दोनों क्ले के लिए होते हैं, बट जनरली अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है? जो सैचुरेटेड क्ले होती है। और अगर मैं वेन शीयर टेस्ट की बात करूं तो सर ये भी क्ले के लिए होता है? हाँ जी होता है, बट फॉर सॉफ्ट क्ले। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा दोनों टेस्ट क्ले के हैं। और अगर ट्राइएक्सियल की बात तो फॉर एनी सॉइल, ट्राइएक्सियल में कोई भी टेस्ट डन होती है। और अगर मैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करूं, डायरेक्ट शियर टेस्ट किसके लिए होता है? डायरेक्ट शियर टेस्ट किसके लिए होता है? सर ओनली फॉर सैंड के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पानी को कंट्रोल करने का मतलब उसमें हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और अगर आपको किसी में भी, अगर आपको किसी भी टेस्ट में क्ले को टेस्ट करना है ना, तो उसमें आपको पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्ले के अंदर पोर प्रेशर का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्ले के अंदर पानी रिटेन होता है। पानी रिटेन होगा तो क्ले के अंदर का जो वर्ड्स है उनके अंदर पोर प्रेशर का रोल होता है। सैंड के अंदर नहीं देता, सैंड के अंदर ड्रेन हो जाता है, बट क्ले के अंदर हमें पोर प्रेशर का इंपॉर्टेंस लेना पड़ता है क्योंकि पानी रिटेन होता है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जनरली यूज्ड फॉर सैचुरेटेड क्ले एंड वेन शीयर टेस्ट जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्ट क्ले। और आपको एक चीज और बता दूं, दोनों ही टेस्ट से मैंने सेंसिटिविटी ऑफ क्ले फाइंड करी थी, लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब सैचुरेटेड क्ले की बात हो गई तो क्ले में जो इंपॉर्टेंस आएगी वो किसकी आएगी? ओनली कोहेजन की। क्ले के केस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होता है? 0। क्ले के केस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होता है? 0। तो आपका आंसर कितना आ गया? 0। इसे रुको यार, ब्रेक दो। ठीक है, चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया था। 7 के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको बात कि सैचुरेटेड क्ले है तो उसके लिए तो कोहेजन का रोल होता है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ इज, ठीक है जी, देखो
अगर हम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करें तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे साफ साफ बात बोली थी कि इसमें हम ड्रेनेज नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ की हम बात करें, देखना ध्यान से, अगर मैं ट्रायएक्सियल टेस्ट की बात करूं भाई साहब, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट उसका ही एक स्पेशल केस है। अगर हम ट्रायएक्सियल टेस्ट की बात करें, ट्रायएक्सियल टेस्ट में पहले लगता है कन्फाइनिंग स्ट्रेस। कन्फाइनिंग स्ट्रेस करता है कंसोलिडेशन, और कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो कन्फाइनिंग प्रेशर, जो फ्लूइड प्रेशर मैंने आपको अपरेटस दिखाया था, पूरे अपरेटस से मैंने आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करा है कि किस किस तरीके से हम पहले कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते हैं, फ्लूइड का प्रेशर छोड़ते हैं जिससे कंसोलिडेशन हो जाता है। बट अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हम उस कन्फाइनिंग प्रेशर को लगाते ही नहीं है, डायरेक्ट डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं, और डेविएटर स्ट्रेस का रोल होता है फेलियर का, वहीं पर कन्फाइनिंग स्ट्रेस का रोल किसका होता है, ड्रेनेज का। आपको शियर स्ट्रेंथ यूनिट तभी समझ में आएगी जब आपने मेरे सारे जो मैंने आपको 8-10 मेरे ख्याल 10 लेक्चर अराउंड होंगे शियर स्ट्रेंथ के, वो 10 लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसको आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट किसी काम का नहीं है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ इज अनड्रेन्ड टेस्ट, उसमें हम ड्रेनेज नहीं करते क्योंकि हम उस पर कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते ही नहीं है, उसमें हम लगाते हैं डायरेक्ट डेविएटर स्ट्रेस जिससे फेलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, in the unconfined compressive strength the corrected area, अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, in the unconfined compression, in the unconfined compressive strength the corrected area of cross section AC at any strain can be calculated by ध्यान से देखो, अगर हम अनकन्फाइंड, देखो यार मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई साहब, जिसने मेरे शियर स्ट्रेंथ के वो 10 के 10 8 या 10 लेक्चर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 10 होने चाहिए है ना, वो जिसने उस लेक्चर की एक एक लाइन पढ़ी है जो मैंने आपको पढ़ाई है, उसी को क्वेश्चन बनवाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, वरना ये क्वेश्चन आप रट नहीं पाओगे। ध्यान से देखो, इन द अनकन्फाइंड, तभी तो बोलते हैं भाई साहब पहले कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करते हो ना बहुत हानिकारक है आपके लिए, ध्यान रखना ये, ठीक है। In the unconfined compressive strength, the corrected area of cross section AC। अब ध्यान से देखो, अगर हम ट्रायएक्सियल टेस्ट की बात करें तो उसमें मैंने आपको एक करेक्टेड एरिया बताया था, जो कि क्या था वो करेक्टेड एरिया, मैं आपको बताता हूं। ट्रायएक्सियल टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या था कि आप किसी भी दौरान, देखो डायरेक्ट शियर टेस्ट का क्या घाटा था, डायरेक्ट शियर टेस्ट में जब लोड लगता है तो एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, जब एरिया लगता है तो एरिया चेंज होता है और आपका एरिया चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। बट जब हम डायरेक्ट शियर टेस्ट में फेलियर लोड लगा देते हैं तो उस फेलियर लोड को हम लोग एरिया से डिवाइड करके फेलियर स्ट्रेस निकालते हैं। सही बात है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या था, आपने पहले लोड लगाया, डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमारे पास इनिशियल एरिया होता है, ओनली इनिशियल, और जब फेलियर लोड लगता है तो हम उस इनिशियल एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। और कहते ये हैं कि भैया जब आप लोड लगा रहे हो तो एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, और आप स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए इनिशियल एरिया लेते हो। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में लफड़ा क्या है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट में जब आप स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया को इनिशियल लेना पड़ता है, और फोर्स तो है फेलियर वाला, अब फेलियर फोर्स लगाया है तो एरिया तो चेंज होगा ना भाई साहब, तो आप उस एरिया चेंज को नहीं लेते, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट की सबसे बड़ी नाकामी है। वहीं पर ट्रायएक्सियल टेस्ट में क्या था कि किसी भी टाइम एट एनी स्टेज ऑफ टेस्ट यू कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट करेक्टेड एरिया। सॉइल पर लोड लग रहा है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है और एरिया भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। तो ट्रायएक्सियल टेस्ट में हम किसी भी दौरान उस एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या था, अब देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी स्ट्रेन का मतलब किसी भी स्टेज पर, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ध्यान से देखना, 1 प्लस माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया है लेक्चर्स के दौरान, पूरा डेरिवेशन कराया था मैंने आपको, इससे किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, मानते नहीं मानते, बोलेंगे हाँ। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है भाई साहब, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ट्रायएक्सियल टेस्ट, ट्रायएक्सियल टेस्ट। अब आ जाओ, इसने आपसे क्या ट्रायएक्सियल टेस्ट पूछा है क्या, नहीं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट पूछा है इसने आपसे। अगर मैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट की बात कर रहा हूं आपसे, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट में
कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं होता, कंसोलिडेशन नहीं होता, कंसोलिडेशन नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट में हम लोग ओनली डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं, जिसके कारण ओनली डेप्थ चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ध्यान से देखना इस चीज को, हमने वॉल्यूम को डेप्थ को अलग अलग माना है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम फैलेगा नहीं। ट्राइजिल टेस्ट में मैंने आपको फेलियर पढ़ाए थे, पहले मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिटल फेलियर जिसमें ओनली डेप्थ चेंज होती है। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्लास्टिक फेलियर जिसमें बल्जिंग हो जाती है, सॉइल फूल जाती है। तीसरा मैंने आपको सेमी प्लास्टिक या सेमी ब्रिटल पढ़ा था जिसमें क्रैक्स भी पड़ते हैं वी शेप में और फूलती भी है, वो सिल्ट की या C5 सॉइल के केस में होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, भूल जाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए। मैं बेवकूफ नहीं हूं 10-10 लेक्चर में शेयर स्ट्रेंथ, इतने में तो लोग सॉइल आधी पढ़ा देते हैं जितने में मैंने शेयर स्ट्रेंथ पढ़ाई है। और इसलिए कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आपका एग्जाम होने तो अगर एक एक क्वेश्चन निकाल कर मैंने दिखाया ना एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। कोई भी अगला एग्जाम जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम, क्योंकि तब तक हमारा सॉइल कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो भी अगला एग्जाम होगा ना उसका सॉइल का, मैं बोल रहा हूं कोई सा भी कंडक्ट करा लो इंडिया में, जो अगला एग्जाम होगा ना आपका, उसमें से एक एक क्वेश्चन मैं आपको अपने लेक्चर से निकाल के दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर 20 क्वेश्चन आया ना तो मैं गारंटी बोलता हूं 18 क्वेश्चन अपने इसमें से आएंगे, और एक्चुअली 20 ही होंगे, बट 2 क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मे बी प्लस माइनस ले लेता हूं, 18 से कम नहीं बैठेंगे आपके, इतना श्योर बोलता हूं। अब ध्यान से देखना, और होने दो ना एग्जाम, आपका एग्जाम कोई ना कोई तो होगा ना। जब तक कोई एग्जाम अटेंड होगा तब तक मेरा सॉइल 100% कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस सॉइल में से आपको सारे निकाल के दिखाऊंगा, देखना क्वेश्चन होने दो, कोई भी होने दो, एनी एग्जाम जेई ये कोई भी हो जाए, जो अगला आ रहा है मैं निकाल के दिखाऊंगा इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ये जो फॉर्मूला है कि हम किसी भी स्टेज पे जो एरिया डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं ट्राइजिल टेस्ट में। ट्राइजिल टेस्ट में हम मानते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, डेप्थ भी चेंज हो रही है ड्यू टू, देखो वॉल्यूम चेंज होता है, कंसोलिडेशन होगा, पानी का ड्रेनेज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस के कारण वॉल्यूम चेंज को मानते हैं, और डेविड स्ट्रेस के कारण हम सॉइल सैंपल की डेप्थ को चेंज मानते हैं। तो अनकन्फाइंड में कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो होता ही नहीं है, तो भैया वॉल्यूम तो हो जाएगा 0। बट जब डेविड स्ट्रेस लगाओगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेस में, तो सॉइल सैंपल की डेप्थ तो चेंज होती है ना। अगर डेप्थ चेंज होगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन EL एप्सिलॉन L क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब आपने अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में डेविड स्ट्रेस लगाया, जब आपने अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में डेविड स्ट्रेस लगाया, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कन्फाइनिंग स्ट्रेस या कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर नहीं लगाया। तो हम मान लेते हैं कि पानी का ड्रेनेज नहीं हुआ, कंसोलिडेशन नहीं हुआ, बट डेप्थ तो चेंज हो गया ना, क्योंकि डेविड स्ट्रेस तो लगता है ना उसके अंदर। तो ये वाला रोल में आता है और ये वाला बन जाता है 0। अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1/1 माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या रहता है, ये रहा, और ये A नॉट क्या है, एक्चुअली A नॉट होता है, सॉरी, इनिशियल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई बाय इनिशियल एरिया ऑफ इनिशियल। अभी A नॉट पता है कैसा आया था, याद करो मैंने डेल V बाय V को डिवाइड करा था, डेल L बाय L को डिवाइड करा था, फिर हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया था, तो वो इनिशियल एरिया बन गया था। डेरिवेशन करवाया वो पूरा का पूरा, है ना, ध्यान रखना। लेक्चर्स पढ़ो, पहले क्वेश्चन बाद में करना, ठीक है। हलवा नहीं है कि हाँ, शीयर स्ट्रेंथ है ना, सॉइल मैकेनिक्स की बहुत अच्छी यूनिट है। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के चल जाते हैं शीयर स्ट्रेंथ को, थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, काम करना। अगर घुसोगे ना शीयर स्ट्रेंथ में तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यूनिट है शीयर स्ट्रेंथ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंपल सा आपका आंसर ये वाला है, A इक्वल्स टू A नॉट अपॉन में 1 अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग सोच रहे होंगे रे सर आधा घंटा निकाल के 10 ही क्वेश्चन कराए, तो क्या डायरेक्ट आंसर करा दूं, 50 से 50 करा दूं, अभी आंसर बता के 50 करा दूं क्वेश्चन? अरे एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है भैया, टाइम। लोग बोलते हैं सर आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दो, तो डायरेक्ट आंसर टेक करूं क्या, ऐसे कर दूं टेक, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, ऐसे करूं, ये चाहते हो क्या? अरे तुम यार कैसे बोल सकते हो इस चीज को कि सर आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कराते हो? अरे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका वैलिड रीजन नहीं बताऊं, डायरेक्ट बोल दो इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे तो मैं 100 क्वेश्चन करा दूंगा 1 घंटे में, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर मेरे क्वेश्चन कराने का फायदा क्या हुआ? अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं इसका मतलब है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि हाँ मैंने आपको पढ़ाया था, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। लोग बोलते हैं 1 घंटे में सर 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा रहे हो, ऑब्जेक्टिव वो भी, तो भाई मैं आंसर टिक कर देता हूं, फिर मैं 50-50 क्वेश्चन कर दूंगा। ये ठीक है, 10 का आंसर बी, सॉरी 10 का आंसर सी, सी भी नहीं, सॉरी, चलो मैं क्वेश्चन देखूंगा पहले, मेरे को रटे नहीं है ये, है ना।
11 का आंसर ए, ऐसे करते करा दूं 50 क्वेश्चन हो जाएंगे घंटे के अंदर। तो प्लीज यार ये मत बड़ा करो, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये तो आपको थैंकफुल रहो। ये बुक्स में आपको अनसॉल्व भी नहीं मिलते हैं, बुक्स में कई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा इन सबका, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये आपकी ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या है, कुछ भी करा लो खुश है ही इंसान किसी भी चीज में, ठीक है। इन द अनकन्फाइंड, अब देखो अनकन्फाइंड आ गया ना, अनकन्फाइंड आ गया ना, अमेरिका वाला मेरे को रटावा नहीं है, क्योंकि जो हम फॉर्मूला लेते हैं ना, जो हम फॉर्मूला लेते हैं ना, उस फॉर्मूले में ट्राइजेट टेस्ट से हमने ये डेरिवेशन में ट्राइजेट टेस्ट में करा था, जिसमें हमारा फॉर्मूला बना था इनिशियल वॉल्यूम प्लस माइनस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल लेंथ या डेप्थ ऑफ सैंपल माइनस चेंज इन लेंथ। ये ट्राइजेट का फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि उसमें आप कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाते हो। बट अनकन्फाइंड बोला ना भाई ने, तो अनकन्फाइंड में चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। अनकन्फाइंड में चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन एल माइनस डेल एल। अब देखो क्या देके रखा हुआ है, ये रहा। ट्राइजेक्शन है तो ये है, और अगर अनकन्फाइंड है तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the unconfined compression test can be conducted on the unconfined compression test, बताओ मेरे सूरमा, तुम्हें बता के रखा है, आगे आंसर मन में। the unconfined compression test can be conducted on, सर जी खतरनाक बता रखा है आपने, clay soils only। unconfined compression test सैंड पर इसलिए कंडक्ट नहीं होता क्योंकि जब हम unconfined compression test लेते हैं तो जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं ना, वो हम रबड़ के अंदर नहीं रखते, वो डायरेक्ट रखते हैं हम लोग, है ना। वहीं पर ट्राइजेट टेस्ट में जो मेरे सॉइल सैंपल्स है वो मैं एक रबड़ मेम्ब्रेन के अंदर रखता हूं ताकि उसकी शेप डिस्टर्ब ना हो जाए, और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हम रबड़ मेम्ब्रेन को यूज नहीं करते। ये भाई वही कर सकता है, इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्ले सॉइल्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स ऑन व्हिच शीयरिंग स्ट्रेस इज जीरो। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। हमारा शियर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेंथ के केस हम कौन सा लेते हैं, एक लगता है हमारा मेजर स्ट्रेस सिग्मा 1 और एक लगता है हमारा माइनस स्ट्रेस सिग्मा 3। शियर स्ट्रेंथ में कहीं पर भी क्या मिले, इसमें शियर, ये जो अब इन प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर प्रिंसिपल प्लेन्स। ये भी प्रिंसिपल प्लेन है क्योंकि इस पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। व्हाट आर प्रिंसिपल प्लेन्स, जिस पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस नहीं लगता है। जिस पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस नहीं लगता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। तो हमारे शियर स्ट्रेंथ यूनिट में हमने ये वाला केस लिया था जिसमें एक पर लगा सिग्मा 1, एक पर सिग्मा 1 मेजर सिग्मा 3 माइनर। क्या इसमें मैंने कहीं पर भी शियर स्ट्रेस लगाया, आप बोलोगे सर नहीं लगाया। क्या मैंने आपका कहीं पर भी शियर स्ट्रेस लगाया, आप बोलोगे सर आपने नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया सर। अब अगर मैं आपसे बात आएगी डिस्कस करूं तो मेरे पास दो प्रिंसिपल प्लेन है। अब देखो क्वेश्चन आ जाओ, क्योंकि ये इस पर भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं है और इस पर भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, और शियर स्ट्रेस में हम ये केस पढ़ते हैं, बोलोगे हां से ये पढ़ते हैं। The angle between the two planes on which the shearing stress is zero। क्या इस पर shear stress है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये shear stress क्या हो गया यहाँ पर, जीरो, और इसी को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। क्या यहाँ पर shear stress है, आप बोलोगे नहीं सर, प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, shear stress नहीं लगता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर जी, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जो प्रिंसिपल प्लेन से आपके सिग्मा मेजर और माइनर वाले, उस पर आपका एंगल कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे ये क्या है यार, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया, ओहो। ठीक, ये ओपन आंसर हो जाए क्वेश्चन, चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इन द ट्राइएक्सियल टेस्ट, वही ट्राइएक्सियल टेस्ट है, व्हेन द सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ओनली सेल प्रेशर। सेल प्रेशर क्या मतलब क्या होता है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। और कन्फाइनिंग स्ट्रेस कौन सा होता है, सिग्मा 3, और हमारा कन्फाइनिंग स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 3। और जो हमारा मेजर स्ट्रेस होता है, दैट मींस सिग्मा 1, वो किस किस के इक्वल होता है सर, डेविएटरी स्ट्रेस प्लस कन्फाइन। जो हमारा मेजर स्ट्रेस होता है, अरे यार जो हमारा मेजर स्ट्रेस होता है
सिग्मा 1 वो किसके इक्वल होता है सर डेविएटर स्ट्रेस प्लस सर कन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो ट्राइजेंट टेस्ट में सिग्मा 1 की वैल्यू होती है सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी डेविएटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस, और जो सेल प्रेशर होता है वो होता है हमारा ओनली कन्फाइनिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं माइनर स्ट्रेस। तो कन्फाइन कुछ समझ में नहीं आएगा भाइयों जिसने लेक्चर्स नहीं पढ़े हुए ध्यान रखना है ना। द सेल प्रेशर ये उसी को समझ में आएगा लेक्चर पढ़ेंगे। द सेल प्रेशर मतलब कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगा है, फ्लूइड प्रेशर लगा हुआ है, तो वो हमारा माइनर स्ट्रेस होता है सिग्मा 3। इसने क्या बोला क्वेश्चन में इन द ट्रायंगल टेस्ट व्हेन द सोलर सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ओनली, मतलब इसमें डेविएटर स्ट्रेस लगा ही नहीं है भाई साहब। जब डेविएटर स्ट्रेस लगा ही नहीं है, जब डेविएटर स्ट्रेस लगा ही नहीं है तो सिग्मा 1 की भी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा सी और सिग्मा 3 की भी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा सी, क्योंकि इसमें डेविएटर देखो मेजर स्ट्रेस होता है सिग्मा 1 जो हमारा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है उसका वैल्यू है सिग्मा डी प्लस सिग्मा सी, बट डेविएटर इज ओनली सब्जेक्टेड टू द सेल प्रेशर। सेल प्रेशर लगाया हुआ है ओनली भाइयों, आपने सेल प्रेशर लगाया हुआ है तो माइनर भी सिग्मा 3 है और मेजर भी सिग्मा 3 क्योंकि डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो इन दिस केस सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3, इन दिस केस सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3। क्वेश्चन देखो आगे का, देखो चार डायग्राम आपके पास, किस केस में सिग्मा 1 सिग्मा 3 इक्वल दिख रहा है बताओ, वही आपका आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद बताओ। आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, बताओ किस केस में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 बराबर दिख रहे हैं, वही आंसर है आपका। देख लो क्या केस नंबर 1 में सिग्मा 1 सिग्मा 3 बराबर दिख रहे हैं, नहीं, सिग्मा 1 की वैल्यू अलग है सिग्मा 3 की वैल्यू अलग है, यहां पर सिग्मा 1 की वैल्यू अलग है सिग्मा 3 की वैल्यू अलग है, यहां पर माइनस में वैल्यू तो इक्वल है बट माइनस में दोनों सेम वैल्यू होती है प्लस की। इस केस में क्या दिख रहा है सर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, तो मित्र जनों यही आपका आंसर है। मित्र गण होता है मित्र जन होता है, मित्र गण तो शायद दोस्तों की मंडली को बोलते हैं, मित्र जन मतलब शायद पर्टिकुलर पर्सन, मित्र जनों पता नहीं क्या बोलते, सॉरी ठीक है मित्र गण, हाँ यार मित्र गण ही होता है ठीक है। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बच्चा वाला क्वेश्चन था, एक्चुअली बच्चों वाला नहीं था, समझाना पड़ेगा तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो एकदम से हिल जाओगे अरे ये क्या है भैया ये क्या है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फाइल चलो चलो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाओ। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ मोर सर्कल, अब देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं मोर सर्कल अलग अलग केसेस का ड्रॉ हो सकता है जो मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था। मोर सर्कल अलग अलग केसेस का ड्रॉ हो सकता है जो मैंने आपको अलग अलग केसेस में बताया था, बट बात भाई साहब ये है कि यहां पर इसमें शियर स्ट्रेंथ यूनिट में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसने नो डाउट आपसे ये वाला केस पूछा है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 वाला। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कोई भी ऑब्लिक सेक्शन होता है थीटा एंगल पर, तो इस पर एक स्ट्रेस तो बनता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक स्ट्रेस बनता है शियर स्ट्रेस, इस पर एक स्ट्रेस तो बनता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक स्ट्रेस बनता है शियर स्ट्रेस। तो अगर मैं आपसे इस अब देखो आ गया ना समझ में, करवाया हुआ है पूरा ठीक है। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड यू हैव टू डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन दिस ऑब्लिक और इंक्लाइंड सेक्शन। तो जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था वो क्या था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा। और इसी केस का मैंने आपको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बताया था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा। अब देखो इसने आपसे पूछा क्या है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसने आपसे शियर स्ट्रेस पूछा है। इस केस का शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तब ही होगा जब sin 2 थीटा 1 बन जाएगा। जब sin 2 थीटा आपका 1 बन जाएगा तभी ये सिग्मा 1 देखो ये वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी जब sin 2 थीटा 1 बन जाएगा। sin 2 थीटा 1 कब बनेगा sin 90 कितना होता है sin 2 थीटा देखो जब अगर इस sin 2 थीटा को 1 कर दिया तो वैल्यू तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई तो मैक्स इज इक्वल्स टू तो मैक्स की वैल्यू आपके पास हो गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। बट sin 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आएगा जब sin 90 कितना होता है
सर sin 90 1 होता है, बट यहाँ पर 2 थीटा है ना, तो थीटा को मुझे 45 डिग्री लिखना पड़ेगा। जब मैं पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब मैं थीटा को 45 डिग्री पुट कर दूंगा तो ये 45 इंटू 2 90, साइन 90 कितना हो गया 1। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है आपका 1 और 1 पे ही मैक्सिमम मिलती है। तो देखो अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो इसके दो क्वेश्चन बन गए। तो आपके शियर स्ट्रेस आपको मैक्सिमम मिलेगा एट एंगल 45 डिग्री, यहां पर दो क्वेश्चन बन गए। इसने आपसे एक चीज पूछी है और वैल्यू क्या बन जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका डी ऑप्शन है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, चॉइस है आपकी। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अरे यार ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो आप। ये ना फाइल ऊपर नीचे हो जाती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ द प्लॉट, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। द शेप ऑफ द प्लॉट बिटवीन शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू मोर थ्योरी। भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन गलत कर कर आ जाओगे, ध्यान से देखना। अगर हम शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर हम शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मोर्स ने, जिसने ये बोला शियर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ ओनली। मोर्स ने सबसे पहला फंक्शन दिया, सबसे पहले थ्योरी दी शियर स्ट्रेंथ की, शियर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। फिर कूलम्स आया, कूलम्स ने इसकी थ्योरी को मॉडिफाई करा। फिर कूलम्स आया, कूलम्स ने बोला, दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई कि शियर स्ट्रेंथ इज अ फंक्शन ऑफ कोहेजन, इफेक्टिव स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस विद द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो अगर मैं मोर थ्योरी की बात करूं तो उसने शियर स्ट्रेंथ को फंक्शन बनाया था ओनली नॉर्मल स्ट्रेस का। और अगर मैं मोर कॉलम की बात करूं, जब इन्होंने, और जब मोर कॉलम के बाद तरजावी जी ने इफेक्टिव स्ट्रेस को रूल में लाए, तो इन्होंने नॉर्मल स्ट्रेस को, मतलब टोटल स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस से, आफ्टर जब इफेक्टिव स्ट्रेस, आफ्टर कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला बन गया C प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस पर आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन C डैश, क्योंकि यहां पर जो कोहेजन है वो टोटल स्ट्रेस पर डिटरमाइन होता है और यहां पर जो कोहेजन है या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो इफेक्टिव स्ट्रेस पर डिटरमाइन होता है। मैं सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले देखो, द शेप ऑफ प्लॉट बिटवीन शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू ओनली मोर्स थ्योरी। आपके भेजे के अंदर क्या रहा होगा कि सर देखो, जब हमने मोर कॉलम थ्योरी बनाई थी ना, तो हमने पहली मोर सर्कल ड्रॉ करा था। हमने 3 सैंपल लिए थे, 3 सैंपल पर अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगे हुए थे, और फिर जब मोर सर्कल ड्रॉ करा, फिर इनके ऊपर टेंजेंट खींची, तो टेंजेंट पे सर फिर हमने यहां से मिल गया हमें कोहेजन और यहां से मिल गया हमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर कॉलम्स थ्योरी का है, आप ध्यान से देखना। ये, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मोर कॉलम थ्योरी में ये जो, अब देखो, द शेप ऑफ प्लॉट बिटवीन शियर एंड नॉर्मल, तो शियर और नॉर्मल, जब हम मोर कॉलम थ्योरी पढ़ते हैं तो शियर, ये जो प्लॉट है ना, ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मोर कॉलम्स थ्योरी दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बट अकॉर्डिंग टू ओनली मोर्स ये एक कर्व होता है। भाई साहब इतने बारीक बारीक क्वेश्चन है ना, अगर नहीं पढ़ोगे ना नहीं होगा। ये शाणे ने आपसे मोर कॉलम थ्योरी नहीं पूछा है, इसने आपसे ओनली मोर्स थ्योरी के बारे में पूछा है। और मोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था टू इज बस टू एफ, और इनके बीच में जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का ग्राफ बनता है ना, वो एक कर्व होता है। सो ध्यान रखना, ये जो हमने मोर सर्कल ड्रॉ करा था, फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, मैंने पूरा आपको बताया था, ये मोर कॉलम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। एंड अकॉर्डिंग टू ओनली मोर्स जो इनके बीच में ग्राफ बनता है वो एक कर्व होता है, नॉट स्ट्रेट लाइन। तो अगर मोर कॉलम्स आ जाए तो आप स्ट्रेट लाइन टिक करके आओगे, और अकॉर्डिंग टू मोर्स आए तो आप लोग कर्व टिक करके आओगे। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है,
लिखो, मेरी स्टडी से राइटिंग में जो मैंने लिखा है सब लिखो, जरूरी है भाई साहब, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। तो अगर आप देना क्वेश्चन, द शेप ऑफ प्लॉट, इन दोनों के बीच की जो शेप ऑफ प्लॉट, जो इन दोनों के बीच का वैल्यू आया, जिससे हमने एक शेप बनाई, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती, वो क्या आता है, कर्व आता है। तो अकॉर्डिंग टू मोर्स ओनली कर्व, अकॉर्डिंग टू मोर कॉलम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें मोर पूछा है ना, ऑप्शन होगा इसका। अब देखो, आप हड़बड़ी में क्या कर दोगे, जाके आप हड़बड़ी में जाके टिक कर दोगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोर कॉलम में आई थी भाई साहब, मोर्स में नहीं। मोर्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कर्व कर दिया था, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ सॉइल अंडर शियर इज नोन एज, अब ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। इसे लिखा हुआ सॉइल एक्सपेंड करती है, सॉइल एक्सपेंड करती है कब, जब उस पर शियर फोर्स लगता है। अब कहानी ध्यान से देखना, देखो जनरली सैंड की बात कर रहा हूं मैं। सैंड पे जब शियर फोर्स लगता है तो उसका वॉल्यूम होता है चेंज, ओनली सैंड में होता है, क्ले में नहीं होता है। सैंड कौन सी होती है, सैंड का हम और क्या बोल सकते हैं, कोहेजनलेस सॉइल या ग्रैन्युलर सॉइल। सैंड, सैंड का दूसरा नाम क्या है, ग्रैन्युलर सॉइल, और आपका कोहेसिव सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल। तो सैंड केस में जब शियर फोर्स लगता है ना, तो सॉइल आपकी थोड़ी फूल जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलेटेंसी। क्या बोला जाता है, डायलेटेंसी। अब ध्यान से देखना, स्पेशली जब सैंड के ऊपर शियर फोर्स लगता है तो सैंड का वॉल्यूम क्या होता है, आपका थोड़ा सा फूल जाता है। जब सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं डायलेटेट। और जब देखो हड़बड़ी नहीं करती, देखो क्ले को साइड में रखो, मैं ओनली सैंड की बात कर रहा हूं। जब सैंड के ऊपर शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस लगता है तो सैंड का वॉल्यूम चेंज होता है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलेटेंसी। अब शियर फोर्स लगने के कारण वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब शियर फोर्स के कारण सैंड का वॉल्यूम बढ़ा तो उसको बोलते हैं डायलेटेट। किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको। जब सैंड के कारण और शियर फोर्स के कारण सैंड का वॉल्यूम बढ़ गया तो हम बोलते हैं डायलेटेट। जब शियर फोर्स के कारण सैंड का वॉल्यूम घटता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव। क्या बोला मैंने, जब स्पेशली सैंड, क्ले के बारे में नहीं, ये जो डायलेटेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये ओनली सैंड के ऊपर होता है। जब सैंड के ऊपर शियर फोर्स लगेगा तो सैंड का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डायलेटेंसी। अब क्या होता है कि हो सकता है शियर फोर्स के कारण वॉल्यूम बढ़ जाए, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा सैंड का तो उसको बोलेंगे डायलेटेट। किसी किताब में लिखा दिखा दे रहा हूं मुझको, मैं आप मान जाऊंगा, और क्वेश्चन आया हुआ है देखो। और जब डायलेटेंसी तो मिल जाएगा, मैं जो डायलेटेट बोल रहा हूं ना वो नहीं मिलेगा, कहीं भी सर्च कर लो नहीं मिलेगा। तो हमने फोर्स लगाया, सैंड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमने बोला इसको कि भाई जो प्रोसेस हुआ है वो हो गया डायलेटेट। और जब फोर्स लगने से सैंड का वॉल्यूम घट गया उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिव। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो इसने आपसे पूछा है एक्सपेंशन ऑफ सॉइल अंडर शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस इज नोन एज, और इसको सॉइल्स में जनरली सैंड देना चाहिए, सैंड का होता है, ठीक है, तो इज नोन एज डायलेटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो, बेहतरीन क्वेश्चन। इन अ स्ट्रेन कंट्रोल्ड शियर टेस्ट, यार बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़ना। देखो ध्यान से पढ़ना, मैं आपको कहानी बतानी चालू करता हूं। मैंने आपको डायरेक्ट शियर टेस्ट बताया था, हाँ बोलोगे सब बताया था। मैंने आपको ट्राइजेट टेस्ट बताया था, बोलोगे बता था। मैं बोलूं क्या मैंने आपको डायरेक्ट शियर टेस्ट पूरा एक्सप्लेन करा था, हाँ पूरा एक्सप्लेन करा था सर। क्या मैंने ट्राइजेट टेस्ट पूरा एक्सप्लेन करा था, हाँ सर पूरा एक्सप्लेन, एक घंटे लिए आपने बताने में। मैं बोला थैंक यू। डायरेक्ट शियर टेस्ट की क्या कमी थी, डायरेक्ट शियर टेस्ट की कमी ये थी कि डायरेक्ट शियर, देखो कोई भी सॉइल सैंपल है, इस पर आपने फोर्स लगाया और एक फोर्स के कारण ये फेल हो गया। तो मान लो कि सॉइल, मान लो छोड़ो, एक सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल का एरिया क्या है, ए नॉट। एरिया को लिखा क्योंकि स्ट्रेस वैल्यू फाइंड करने के लिए फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ता है।
अब जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा ना, तो इस समय पर इसका एरिया चेंज होगा जब ये फेल हो जाएगा। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट की कमी क्या थी कि जब आप स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करते थे ना, तो आपको ये फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया ही करना पड़ता है। तो स्ट्रेस के केस में आपका ये कॉन्सेप्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसी किताब में नहीं मिल रहा, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ढूंढ लो, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। तो क्या होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में, आप स्ट्रेस की वैल्यू में जो एरिया यूज करते हैं ना, वो इनिशियल एरिया यूज होता है। ये तो लिखा हुआ है किताबों में, बट ये इन चीजों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि हाँ भैया वहां पर इनिशियल एरिया यूज करते हैं, ये उसकी नाकामी नहीं है, ये आपको पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना होता क्या है, ध्यान से देखना। जब सॉइल पर फोर्स लग रहा है तो उसका एरिया चेंज होगा ना। यार आपने सॉइल को फेल कर दिया तो आपका एरिया चेंज होगा ना, आपका एरिया चेंज होगा ना। अब बोलोगे हाँ, तो हम जो लास्ट में फेलियर स्ट्रेस निकालते हैं ना, इस फेलियर स्ट्रेस में यहां पर आप इनिशियल एरिया नहीं यूज कर सकते, आपको यहां पर न्यू एरिया या करेक्टेड एरिया यूज करना पड़ता है। बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, बट डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पर आप इस करेक्टेड एरिया को डिटरमाइन कर पाओ, या एरिया एट एनी स्टेज आप डिटरमाइन कर पाओ। ये डायरेक्ट शियर टेस्ट में प्रोविजन नहीं था। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में जिस फोर्स पर सॉइल फेल होती है उसको डिवाइड करा जाता है इनिशियल एरिया से, जो कि गलत होता है। तो अगर मुझे स्ट्रेस फाइंड करना है, अगर मान लो मैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करूं, तो मुझे स्ट्रेस फाइंड करना है, तो मुझे मजबूरी में इनिशियल एरिया लेना पड़ता है, जो कि गलत प्रोसेस है और डायरेक्ट शियर टेस्ट ऐसे ही फॉलो होता है। तो क्या करना क्या है, दो टर्म्स होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। और आपको पता है कि इन दोनों की हेल्प से मैं स्ट्रेस की हेल्प से स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकता हूं और स्ट्रेन की हेल्प से स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में है ये लफड़ा। अगर आप फेलियर फोर्स को, जिस फोर्स पर फेलियर हुआ है उसको एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको मजबूरी में इनिशियल एरिया करना पड़ता है, और ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ सॉइल सैंपल एरिया चेंज हो जाता है, और वो चेंज एरिया आप मेजर नहीं कर पाते हो डायरेक्ट शियर टेस्ट में। तो कहानी क्या होती है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट को अगर आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस कैलकुलेट करा तो आपकी वैल्यू गलत आएगी फेलियर स्ट्रेस की, क्योंकि एरिया चेंज होता है और डायरेक्ट शियर टेस्ट में चेंज एरिया मेजर करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में ये बोला, अब डायरेक्ट शियर टेस्ट की आगे की कहानी सुनो। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में ये बोला गया कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस को वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो आपकी वैल्यू गलत आ सकती है फेलियर स्ट्रेस की। क्यों? क्योंकि एरिया चेंज होता है और आप इनिशियल एरिया ले लेते हो। तो फिर डायरेक्ट शियर टेस्ट का भी जुगाड़ निकाला गया कि हमें पता है एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन, एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन वी कैन डिटरमाइन स्ट्रेस। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर हमारे पास है तो ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट शियर टेस्ट को है ना कभी भी स्ट्रेस के ऊपर कंडक्ट मत करो, डायरेक्ट शियर टेस्ट को कंडक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन क्या होता है कि प्रति मिनट एक पर्टिकुलर स्ट्रेन बढ़ाओ। आप कहते हैं मैंने उसमें दो डायल गेज लगाए थे, एक डायल गेज मैंने डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऊपर लगाया था, एक डायल गेज मैंने, समझ लो डायल गेज लगे थे, प्रोविंग रिंग थी, याद है ना प्रोविंग रिंग में शियर फोर्स मेजर होता है। प्रोविंग रिंग मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, फोटोग्राफ दिखाया, पिक्चर्स दिखाई थी यहाँ पे। प्रोविंग रिंग के पास मैंने आपको बताया प्रोविंग रिंग है और एक डायल गेज है, याद है, और एक ऊपर से नीचे हम फोर्स लगाते हैं और एक ऊपर एक डायल गेज लगाते हैं, याद है। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मेरे पिछले 10 लेक्चर देखे मैं, उसके अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करूं ना, तो फोर्स हम जो लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे कि आपका जो स्ट्रेन मेंटेन हो रहा है डायरेक्ट शियर टेस्ट में। तो हमें ध्यान आ गया कि अगर हम डायरेक्ट शियर टेस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस चलेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन लेके चलते हैं। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल सकता हूं, जैसे मैं बहुत काम चल रहा हूं, चलने वलने में मतलब क्या करें, जहाँ इच्छा हुई गाड़ी उठा के, अब ये मान चलो 20 मिनट पास में सब्जी लेने जानी है, 100 मीटर डिस्टेंस पे गाड़ी निकालनी, पैदल गंदी आदत है मेरी, जैसे होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी मतलब है, गंदी आदत है तो है, अब क्या करें, तो उठा ली गाड़ी। तो मैं क्या है, मैं मैक्सिमम 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, मेरी शक्ति नहीं है इतनी, ठीक है। अगले 2 घंटे में 2 किलोमीटर चलूंगा, अगले 3 घंटे में 3 किलोमीटर चलूंगा। उसी तरीके से होता है स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट क्या होता है, स्ट्रेन रेट होता है कि हर 1 मिनट में आपका पर्टिकुलर स्ट्रेन आना चाहिए।
अब पर्टिकुलर स्ट्रेन क्या होता है कि हर एक मिनट में, अगर मैं डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करूं ना, तो हर मिनट में आपका जो स्ट्रेन आना चाहिए वो 1.25 mm होना चाहिए। मतलब अगर मैं चेंज की बात करूं, स्ट्रेन रेट का, देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला रहता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट में कांस्टेंट स्ट्रेन रेट मेंटेन करते हैं। दैट मींस डायरेक्ट शियर टेस्ट को स्ट्रेस पर भाव नहीं देते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट इज ए स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट, क्योंकि स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट शियर टेस्ट में स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो पाता क्योंकि एवी का लफड़ा है। तो जो हमारा मोटो होता है ना डायरेक्ट शियर टेस्ट को कंडक्ट करते हुए, वो ये होता है कि देखो आप स्ट्रेस को तो कर नहीं पाओगे क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। आप स्ट्रेन को कंट्रोल करो। दैट मींस स्ट्रेन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हर एक मिनट में जो सॉइल के अंदर चेंज आ रहा है ना, मतलब जो कंप्रेशन हो रहा है उसका, वो 1.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 1.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मींस आपको इस तरीके से फोर्स लगाना है कि आपका एक मिनट में जो चेंज इन लेंथ आ रहा है, थिकनेस आ रहा है, वो 1.25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखना डायरेक्ट शियर टेस्ट आपका स्ट्रेन कंट्रोल्ड टेस्ट है और जो उसका रेट ऑफ स्ट्रेन है वो 1.25 mm पर मिनट है। मतलब इतना चेंज, स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है। आप बोलोगे सर हमने यूनिट लगा के, मैं चेंज बता रहा हूं उसमें। अब देखना इन स्ट्रेन कंट्रोल शियर टेस्ट, अब देखो ट्राई, अब ये मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा। इन स्ट्रेन कंट्रोल शियर फोर्स, द शियर फोर्स इज इंक्रीज्ड एट अ कॉन्स्टेंट, द शियरिंग स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड एट ए, ये ऑप्शन है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसकी कहानी। अब इसकी कहानी मैंने खत्म नहीं करी, मैं आगे बताऊंगा क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये, बाद में डिस्कस करेंगे इसको।